नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं। किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, हमारी इन क्लासेस से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज की क्लास होगी हमारी भाषा विज्ञान। हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के एक एक टॉपिक को उठाते हुए उनको कंप्लीट करते हुए साथ साथ प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए धीरे धीरे अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम कर रहे थे हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को, किस प्रकार से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। जैसे कि संस्कृत से निकली पाली, पाली से निकली प्राकृत, प्राकृत से निकली अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर अवहट, फिर धीरे धीरे हिंदी भाषा का विकास हुआ। हम कर रहे हैं संस्कृत पाली प्राकृत को हमने पिछली क्लास में कर लिया था। हम आज की क्लास में कर रहे थे आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत आने वाली शोरशैनी अपभ्रंश से निकलने वाली पश्चिमी हिंदी की उपबोलियों को। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो जो उपबोलियाँ निकली हम उनको धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में किया था ब्रज भाषा और खड़ी बोली को, और ब्रज भाषा और खड़ी बोली से संबंधित हमने प्रश्न उत्तरों को भी कर लिया था। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का उद्भव। एक बार हम थोड़ा सा पीछे का भी रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं एक बार इस चार्ट को, रिवाइज हो जाएगा, आपको याद रह जाएंगे। अपभ्रंश ये और आधुनिक भाषाएं। शोरशैनी अपभ्रंश, शोरशैनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। शोरशैनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से उपबोलियाँ निकल कर आई अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पैशाची से निकली लहंदा और पंजाबी। खस से निकली पहाड़ी, ब्राह्मण से निकली सिंधी, महाराष्ट्री से निकली मराठी। हमने पिछली क्लास में ये कर लिया था, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगी। पिछली क्लास में हम बोर्ड से कर रहे थे, लेकिन बोर्ड पे मैं अधिक तथ्य नहीं करा पा रही थी, इसलिए सिलेबस को देखते हुए, टाइम मैनेज करते हुए हमने एग्ज़ाम तक सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है और प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी ये नहीं भाई, आगे आएगी ये पश्चिमी हिंदी की उपबोलियाँ, ये आ जाएगी। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी निकल के आई 5 उपभाषाएं हिंदी की? एक पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये 5 उपभाषाएं निकल कर आई पश्चिमी हिंदी से। तो हम कर रहे हैं पश्चिमी हिंदी की उपबोलियाँ। तो थोड़ा सा एक बार इन तथ्यों को भी रिवाइज कर लेते हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ, ये हमने कर लिया था। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कोरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी उपबोलियों की गणना की गई। कौन कौन सी निकली पश्चिमी हिंदी से? कोरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। कोरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं भाई। खड़ी बोली और ब्रज भाषा से संबंधित हमने पिछली क्लास में तथ्यों को कर लिया था और साथ साथ उनके प्रश्न उत्तरों को भी कर लिया था। बढ़ते हैं आगे। दक्षिणी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वह बोली है जो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र से बाहर मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है। हरियाणवी, कोरवी और दक्षिणी बोलियाँ आकार बहुला है। ये आकार बहुला और ओंकार बहुला क्या होती है? जिस भी भाषा को बोलते वक्त जब बाद में आ की ध्वनि आए उसे आकार बहुला कहते हैं, और ओंकार बहुला जिस भी भाषा को बोलते वक्त बाद
के वाक्य में ओ की ध्वनियाँ ज़्यादा आए, जैसे कर लियो, खा लियो, पी लियो, इस तरह ओ की ध्वनि आए तो उन्हें ओकार बहुला बोलियाँ कहते हैं। ब्रिज, बुंदेली और कन्नौजी पूछ लेते हैं कई बार परीक्षा में कि ब्रिज आकार बहुला बोली है या ओकार बहुला बोली है। इस तरह ब्रिज, बुंदेली, कन्नौजी ओकार बहुला बोलियाँ हैं। हरियाणवी, कोरवी, दक्षिणी बोलियाँ पंजाबी का प्रभाव अधिक है। पढ़ते हैं आगे। भाषा विज्ञान के दृष्टि से बुंदेली और कन्नौजी ब्रजभाषा की ही बोलियां हैं। जो ये बुंदेली और कन्नौजी है, ये दोनों ब्रजभाषा की ही बोलियां बताई गई है। कन्नौजी और बुंदेली के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अब हम कन्नौजी और बुंदेली के संबंध में कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि खड़ी बोली और ब्रजभाषा से संबंधित हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। आज कर लेंगे कन्नौजी और बुंदेली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। कन्नौजी शब्द संस्कृत कन्याकुब्ज से विकसित हुआ। जो कन्नौजी शब्द है, ये पूछ लेंगे कन्नौजी शब्द कहाँ, कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ, तो संस्कृत भाषा से। किस शब्द से? कन्याकुब्ज शब्द से विकसित हुआ। पहले था कन्याकुब्ज, फिर बना कर्ण उज्ज, फिर बना कन्नौज, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है और ये प्राकृत के साथ अपभ्रंश भाषा का फिर अप्राकृत और अपभ्रंश भाषा का शब्द निकल कर आया, फिर बना कन्नौज पश्चिमी हिंदी का। यानी कि जैसे जैसे संस्कृत से निकली फिर पाली से फिर प्राकृत। जैसे मैंने बताया था पिछली क्लासों में आपको जब विशेषता कराई थी कि विशेषताओं में कहीं पर अपभ्रंश भाषा में ण् के व्यंजन का अधिक उच्चारण किया जाने लगा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी समाप्ति होने लगी। इस तरह हम शब्दों को, अगर हमें उनकी विशेषताओं का पता हो तो हम शब्दों को पहचानने में भी आसानी हो जाती है कि हमें ये पता चल जाता है ये शब्द किस भाषा का है। क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इनमें से अवधि की पंक्तियाँ कौन सी है, इनमें से वर्ज की पंक्तियाँ कौन सी है, तो हम शब्दों को देखकर उन्हें पहचान लेंगे कि जिसमें छोटे ऊ की मात्रा अधिक आई उसमें अवधि भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। तो इस तरह हमें बिल्कुल एक एक तथ्यों को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं आगे। कन्नौज जनपद का पुराना नाम पांचाल है। कन्नौज जनपद का जो पुराना नाम है वो क्या है? पांचाल। पूछ लेंगे कन्नौज जनपद का पुराना नाम क्या है? पांचाल। कन्नौज का केंद्र कन्नौजी है और इसका केंद्र क्या रहा? कन्नौजी ही रहा। कन्नौजी ब्रजभाषा के इतनी अधिक समान है कि इसे ब्रजभाषा की ही एक उपबोली माना गया है। भाई कन्नौजी जो है वो ब्रजभाषा से इतनी मिलती जुलती है कि ब्रजभाषा की ही उपबोली मान लिया गया है ये अलग अलग लेकिन एक दूसरे से मिलती जुलती है कि उसे ब्रजभाषा की ही उपबोली माना गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर और हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा, पीलीभीत में कन्नौजी बोली जाती है। ये पूछ ले कि कन्नौजी बोली का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है, या कन्नौजी बोली का क्षेत्र इनमें से कौन सा है, तो अधिकतर हरदोई का नाम याद रखना आपको। हरदोई अधिक आता है, हरदोई और इटावा ये दो अधिक पूछे जाते हैं। कन्नौजी का शब्द रूप कन्नौजी, फर्रुखाबाद, इटावा, ओरिया भी व्यर्थ होता है। अन्य क्षेत्रों में कन्नौजी अवधि, ब्रज, बुंदेली आदि से प्रभावित है। अन्य क्षेत्र में अवधि, ब्रज और बुंदेली आदि से प्रभावित है जो कन्नौजी भाषा है। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही रूप माना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को क्या माना है? ब्रजभाषा का रूप। कन्नौजी में
स्वर मध्य है के लोप की प्रवृत्ति पाई जाती है। कन्नौजी में जब स्वर के बीच किसका लोप मिलता है का, है व्यंजन का लोप पाया जाता है। जैसे करहू, करहू को कैसे लिखा जाएगा कन्नौजी में, कर ऊ, है का लोप हो जाएगा तो ऊ हो जाएगा। कही हो तो क्या हो जाएगा, कहो आदि। ब्रज के अंतिम यो तथा वो के स्थान पर, ब्रज के अंतिम यो तथा वो के स्थान पर कन्नौजी में अधिकांश स्थलों पर ओ मिलता है। यानी कि जैसे ब्रज में बोलेंगे हम गयो, तो कन्नौजी में क्या कहेंगे, गौ। भयो, भो। खायो, खाओ। इस तरह शब्दों का प्रयोग होता है कन्नौजी में। इनमें से परीक्षा में इस तरह पूछे जाएंगे। हर एक भाषा की हमें विशेषताओं को थोड़ा थोड़ा देख लेना है, क्योंकि ब्रज भाषा के अंतर्गत जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्या उन्हीं शब्दों का, उन्हीं जैसे ब्रज और कन्नौजी को समान बताया गया है, तो कुछ तो ऐसा भिन्नता भी पाई जाती है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ब्रज भाषा ये है और कन्नौजी भाषा ये है। तो इस तरह बिल्कुल एक एक तथ्यों को बारीकियों से समझते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। कन्नौजी में वा तथा इया प्रत्ययों का प्रयोग बहुत होता है। वा और किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है कन्नौजी में, वा और इया का। जैसे बच्चा, बचवा या बचवा। लड़का, लड़िकवा। बाप का, बपुआ। आ, वा या इया इनका अधिक प्रयोग हुआ है। छोकरी का हो गया छोरिया इत्यादि शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। इस तरह हमने कन्नौजी भाषा को देखा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कन्नौजी उपबोली को, और उसके बाद हम करेंगे बुंदेली। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, या कर लेते हैं, कितना है देख लेते हैं, चल कर लेते हैं इसको, तो बुंदेली को कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हरियाणवी और दक्कनी हिंदी को। फिर हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो उपबोलियाँ हैं वे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद करेंगे हम पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी को। तो बुंदेली के और कर लेते हैं। बुंदेली से देखते हैं क्या क्या मुख्य तथ्य निकल कर सामने आए, परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा के झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवानी, होशंगाबाद। ये होशंगाबाद वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये पूछ लिया जाता है कि होशंगाबाद के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है। इनमें होशंगाबाद हुआ, ग्वालियर हुआ और बांदा हुआ, झांसी हुआ। यही पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। तथा इनके निकटवर्ती भूभाग को बुंदेलखंड कहते हैं तथा इनकी बोली को बुंदेलखंडी या बुंदेली बोली कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड रहा। इस क्षेत्र का क्या नाम रहा? बुंदेलखंड। लाल कवि ने छत्रसाल बुंदेला की आज्ञा से बुंदेली में छत्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। ये पूछ लेंगे कि लाल कवि द्वारा रचित रचना छत्र प्रकाश किस भाषा की रचना है? तो हो जाएगी बुंदेली भाषा की। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पद्माकर और केशव का संबंध बुंदेलखंड से रहा। ये पूछ लेंगे पद्माकर का संबंध कहाँ से रहा, केशव का संबंध कहाँ से रहा? तो कहाँ से रहा? बुंदेलखंड से। परंतु उनके ग्रंथों की भाषा बुंदेली प्रभावित ब्रज रही। बुंदेली प्रभावित ब्रज यानी कि ब्रज भाषा रही। उनके
ग्रंथों की लेकिन बुंदेली बोली से प्रभावित रही। बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है बुंदेली में? लोक साहित्य, वहाँ का जो लोक साहित्य है वहाँ अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें ईशूरी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं। ये पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईशूरी के फाग किसे कहते हैं, या मतलब ईशूरी के फाग निम्नलिखित में से इनमें से किससे संबंध रखता है, इस तरह प्रश्न बनता है। हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया। ये भी पूछा जाता है बनाफरी से भी, उपबोली किस उपबोली में लिखा गया। हिंदी की जो हिंदी प्रदेश की जो प्रसिद्ध लोक कथा गाथा है आल्हा, वो किस उपबोली में लिखा गया या किस भाषा में लिखा गया, तो ये पूछ लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बनाफरी। बनाफरी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार बुंदेली कन्नौजी के समान ब्रज की एक उपबोली है। बुंदेली कन्नौजी की तरह ही ब्रज भाषा की एक उपबोली है। धीरेन्द्र ने क्या माना था? धीरेन्द्र वर्मा ने पिछले पॉइंट में भी हमने देखा था कि कन्नौजी जो उपबोली है उनको किसके समान बताया था? ब्रज भाषा के, और साथ में बुंदेली को भी ब्रज भाषा के समान बता दिया कि इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो एक परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा? परीक्षा में पूछा जाएगा कि इनमें से किस विद्वान ने बुंदेली और कन्नौजी को ब्रज भाषा के समान उपबोली माना है। बट तो आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा। बढ़ते हैं आगे। बुंदेली में 10 स्वर ए, आ, ई, उ, ए, ओ और औ के अनुनासिक रूप से भी मिलते हैं, जैसे अठुआ हो गया अंगूठा, न्यो नाखून आदि। जैसे कि ये तो हो जाएगा हमारा हिंदी में, ये हो जाएगा बुंदेली में। बुंदेली शब्द ये है अठुआ, मतलब किसे बोला गया है? अंगूठे को। न्यो नाखून को बोला गया है। इस तरह व्यंजनों में महाप्राण से अल्पप्राण की प्रवृत्ति मिलती है। व्यंजनों में जो महाप्राण है उसमें अल्पप्राण की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे जीभ, जीभ का बन जाएगा जीभ। दूध, दूध का बन जाएगा दूध। मतलब आप देखकर समझ सकते हो। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब व्यंजनों में अल्पप्राण से महाप्राण से अल्पप्राण की प्रवृत्ति मिलती है, जो ये है महाप्राण भय, और भय हो जाएगा अल्पप्राण। तो महाप्राण से अल्पप्राण की प्रवृत्ति मिली है। जैसे दूध, दह हो जाएगा महाप्राण और दह हो जाएगा अल्पप्राण, तो दह का दह बन गया। तो इसलिए अल्प महाप्राण से अल्पप्राण बन जाता है। किसकी विशेषता है ये पूछ लेंगे सीधे सीधे परीक्षा में कि महाप्राण से अल्पप्राण की प्रवृत्ति किस भाषा में मिलती है, या ये किसकी विशेषता है, इस तरह। या फिर विशेषताओं में दे देंगे कि इन निम्नलिखित में से बुंदेली भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है। इस तरह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में घुमा फिरा के। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है और बिल्कुल ध्यान से तथ्यों को कर रहे हो, बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो परीक्षा में भी याद रह जाती है। नहीं तो इतना अधिक सिलेबस हो जाता है और वही एक जैसी चीज़ें होने के कारण हम कंफ्यूज में हो जाते हैं कि आंसर क्या होगा। कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ परीक्षा में बैठने के बाद दिमाग का एक तरह से कहते हैं ना कि काम करना ही बंद कर देता है, वो होता है। लेकिन अगर आप कड़ी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो और अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो आपकी जो मेहनत है अवश्य ही सफल होगी। आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।